हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो का अगला भाग। ये आदिकाल से है। आदिकाल जो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे पहला काल है, इसे प्रारंभिक काल भी कहा जाता है। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया था। तो शुरुआत करते हैं इसकी। पहला प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? तो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आइए देखते हैं अब इसमें विभिन्न विद्वानों ने इसे किस नाम से अभिहित किया है। तो सबसे पहले डॉक्टर ग्रियर्सन ने चारण काल कहा आदिकाल को। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल तथा संधि काल कहा है। दूसरा प्रश्न है, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो ऊपर आपने नामकरण देखा है, उसी को मैच कर लीजिए और देखिए इसमें बीज वपन काल मिश्र बंधुओं का जो दिया हुआ है ये गलत है। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? तो सही उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इसको आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए, इसमें से बहुत प्रश्न आते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगी कि कैसे आप इसे याद कर सकते हैं। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? ये भी वही है, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम इनके द्वारा दिया गया? तो सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। फिर अगला है, सिद्ध सामंत युग किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। फिर अगला प्रश्न वही है, राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न फिर से वही है। फिर है, बीज वपन काल नाम किसने दिया? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर से वही प्रश्न है, फिर से वही प्रश्न है। वीर काल नामकरण किसने किया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। फिर से वही प्रश्न है, आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो इसमें सही उत्तर है गद्यकाल। यह आदिकाल का नाम नहीं है, बल्कि आधुनिक काल को गद्यकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो ये मिश्र बंधुओं ने। अगला है, सूची से मिलान करना है, इसमें भी सही नाम से मिलाना है इसको। तो पहला नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने क्या कहा? वीरगाथा काल। दूसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने आदिकाल कहा। फिर राहुल सांकृत्यायन है, राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा? सिद्ध सामंत काल। और मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल। तो सूची को मिला लीजिए। अगला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका काल भी दिया हुआ है कि गद्य का आविर्भाव संवत 1900 से 1925, आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन, इसको प्रथम उत्थान नाम दिया है आचार्य शुक्ल ने। इसका समय दिया है संवत 1925 से 1950। अगला है, गद्य साहित्य का प्रसार, इसे द्वितीय उत्थान नाम दिया है, इसका समय है संवत 1950 से 1975। और अगला है, गद्य साहित्य की वर्तमान गति, तृतीय उत्थान, इसका समय है संवत 1975 से अद्यतन आज तक। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है? तो इसका सही उत्तर है पाली भाषा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो सही उत्तर है भरतेश्वर बाहुबली रास। यह अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की पहली रचना है। इसका रचनाकाल 1184 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो फिर इसका सही उत्तर है वही भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न है, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है? तो इसका सही उत्तर है ढोला मारूरा दोहा। इसके कवि कल्लोल कवि ने इसकी रचना की है। अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम है? तो सही उत्तर है भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न है, पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं? तो सही उत्तर है शालिभद्र सूर्य। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का उल्लेख सबसे पहले किसने किया है? तो सही उत्तर है पतंजलि। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया।
जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते थे। अगला प्रश्न देखिए, अवहट्ठ भाषा से तात्पर्य है, तो इसका सही उत्तर है ग्रामीण अपभ्रंश। ग्रामीण अपभ्रंश को अवहट्ठ कहा जाता था। अगला है, अवहट्ठ में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है, तो सही उत्तर है सिक्खा। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं, तो इसका सही उत्तर है सरहपाद। सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। अगला प्रश्न देखें, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरि हिंदी के प्रथम कवि हैं, तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। इन्होंने हिंदी का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, उसमें इन्होंने शालिभद्र सूरि को हिंदी का पहला कवि माना है। अगला प्रश्न है, सिद्धों का प्रथम कवि, तो इसका सही उत्तर है सरहपा। अगला प्रश्न है, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो इसका सही उत्तर है पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न है, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है, वही प्रश्न है सरहपा को। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है, फिर इसका उत्तर वही है सरहपा। अगला प्रश्न है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो इसका सही उत्तर है राम कुमार वर्मा ने। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना, जिसका समर्थन अनेक विद्वानों ने किया है। लेकिन इसके साथ साथ स्वयंभू ने राम कुमार वर्मा को हिंदी का पहला कवि माना और शालिभद्र सूरि को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि माना। तो ये आप अलग अलग लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सहजयान के प्रवर्तक हैं, तो सरहपा। इन्होंने बौद्धों का जो सहजयान धर्म था, इससे प्रभावित होकर के ही इसका अपना जो ये सिद्ध पंथ था, इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है, तो इसका सही उत्तर है पुरानी हिंदी। अगला प्रश्न है, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है, तो इसका सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया, तो यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह आप ध्यान रखिएगा कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था और आचार्य शुक्ल ने इसे प्राकृताभास अपभ्रंश कहा है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है, तो इसका सही उत्तर है राजा मुंज। इसको इन्होंने हिंदी का पुरानी हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है। आप पुरानी हिंदी कहिए या अपभ्रंश कहिए, वो ये एक ही बात है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो सही उत्तर है स्वयंभू को। अगला है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, इसका भी उत्तर वही है स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे, तो सही उत्तर है स्वयंभू। स्वयंभू की कृति का नाम है, तो सही उत्तर है पउमचर्यू। पउमचर्यू ये भगवान राम के जीवन पर आधारित है, ये स्वयंभू ने लिखा है। अगला प्रश्न है, पउमचर्यू किसकी रचना है, वही सही उत्तर है स्वयंभू। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं, तो इसका सही उत्तर है पउमचर्यू। ये स्वयंभू की रचना है और इन्होंने जैन धर्म से प्रभावित होकर के अपनी रचना में भगवान राम और सीता को जैन धर्म का अनुयायी बताया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है, तो सही उत्तर है भविष्यत कहा। ये धनपाल की कृति है, इसे लौकिक चरित काव्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है, तो इसका सही उत्तर है पुष्पदंत। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है, तो इसका सही उत्तर है पउमचर्यू। पउमचर्यू इनका नहीं है, वो किसका है, स्वयंभू का है। ठीक है। अगला प्रश्न देखें, कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है, तो इसका सही उत्तर है महापुराण। महापुराण किसका है, ये पुष्पदंत का है, स्वयंभू का नहीं है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं, तो सही उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने आदिकाल में सबसे पहले अपनी पहेलियों और मुकरियों में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है, ये भी वही है अमीर खुसरो।
अगला प्रश्न है मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? तो ये इसका भी उत्तर अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य था मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? तो ये राउल वेल है, रोडा कवि की। तो ये इसे चंपू काव्य कहा जाता है राउल वेल को। ये गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है। तो जो गद्य और पद्य का मिश्रण होता है उसी को चंपू काव्य कहा जाता है और ये शिलांकित है और रोडा कवि की कृति है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है राउल वेल किस तरह की रचना है? तो इसमें उत्तर है गद्य पद्य मिश्रित चंपू। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो सही उत्तर है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये दामोदर शर्मा का है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये सबसे पहले व्याकरण ग्रंथ के रूप में ये प्रतिष्ठित है। अगला प्रश्न है उक्ति व्यक्ति यह ग्रंथ है, तो ये व्याकरण का ग्रंथ है, आपको यही उत्तर सेलेक्ट करना है। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? फिर वही उत्तर है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो सही उत्तर है ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा का प्रयोग आदिकाल में होता था। अगला प्रश्न देखिए, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो इसमें लिखा हुआ है डिंगल पिंगल। डिंगल पिंगल बेटा भाषा नहीं, शैली थी। ठीक है, काव्य रचना की, लेकिन यहाँ पर भाषा के ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपको यही सिलेक्ट करना है। नीचे व्याख्या में देखिए लिखा है रासो ग्रंथ डिंगल पिंगल शैलियों में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो इसका सही उत्तर है रासो साहित्य का। रासो साहित्य को ही चारण साहित्य कहा गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? तो इसका सही उत्तर है शारंगधर। 84 सिद्धों में ज़्यादातर के नाम में लास्ट में पा लगता है, जैसे विरूपा, कण्हपा, कुकरीपा, सरहपा। ठीक है, तो इसमें शारंगधर जो है ये 84 सिद्धों में नहीं है। अगला प्रश्न है आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो सही उत्तर है जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। अगला प्रश्न है वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? तो सही उत्तर है कृष्ण लीला का प्रतिपादन। रासो ग्रंथों में कृष्ण लीला नहीं है, ये भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा में ये कृष्ण भक्ति लीला का गान हुआ है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? तो ग्रियर्सन ने इसे चारण काल नाम दिया। अगला प्रश्न है बीसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो ये गेय शैली, मतलब गाने वाली गेय शैली का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखें, बीसलदेव रासों के रचयिता हैं, तो नरपति नाल है इसके रचयिता हैं। फिर अगला प्रश्न वही रिपीट हुआ है, बीसलदेव रासों के रचयिता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? तो सही उत्तर है बीसलदेव रासो। इसका मुख्य रस जो है वो श्रृंगार है। ठीक है, वीर रस भी इसमें है लेकिन कम मात्रा में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो यही उत्तर है बीसलदेव रासो। अगला प्रश्न है राजमती से रूट कर बीसलदेव कहाँ गया था? तो बीसलदेव उड़ीसा गया था राजमती से रूट करके। अगला प्रश्न है किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है परमाल रासो। इसकी रचना जगनिक ने की है, इसी को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? तो सही उत्तर है परमाल रासो। अगला प्रश्न देखें, आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं? तो सही उत्तर है जगनिक। आल्हा खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है परमाल रासो। आल्हा खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है जगनिक। आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है
परमाल रासो, इसी को आलाखंड भी कहा गया। फिर वही प्रश्न रिपीट है, कवि जगनीक की रचना का नाम है। फिर देखें परमाल रासो के लेखक हैं। फिर अगला है, 12 बरिस ले कूकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। किस विधा की रचना है? तो ये बेटा आल्हा, परमाल रासो से ही लिया गया है ये, और ये आल्हा विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो ये सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं, इसके रचयिता चंद-बरदाई हैं। फिर वही प्रश्न रिपीट है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता, फिर से वही प्रश्न रिपीट है। अगला प्रश्न है, चंद-बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो ये महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो की रचना की है। फिर से वही प्रश्न रिपीट है। उसके बाद है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। उसके बाद में सूची है, उसका मिलान करना है। तो इसमें इधर कवि के नाम, उधर रचना के नाम लिखे हुए हैं। तो इसमें बीसल देव रासो जो है ये नरपति नाल की रचना है, पृथ्वीराज रासो चंद-बरदाई ये है, परमाल रासो जगनीक की है और खुमाण रासो दलपति विजय की है। अगला प्रश्न है, खुमान रासो के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है दलपति विजय। अगला है, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है, तो इसमें सिख साहित्य नहीं है, बाकी जैन, सिद्ध और नाथ इसमें सारे साहित्य हैं। अगला है, संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? तो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने ही से वीर गाथा काल नाम दिया। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है? तो इसका सही उत्तर है विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? तो भक्तमाल नहीं है। ठीक है, ये नाभादास का भक्तमाल इन्होंने भक्ति काल में लिखा था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो नाभादास नहीं है। अगला देखें, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो आदिकाल की विद्यापति पदावली है। अगला है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है? तो वीर रस है। आदिकालीन साहित्य में रासो ग्रंथों की प्रधानता थी, उसमें वीर रस ही मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। अगला है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो इसका सही उत्तर है 14। अगला प्रश्न है, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो सही उत्तर है मैथिली। अगला प्रश्न है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो सही उत्तर है कीर्ति पताका। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? तो सही उत्तर है पदावली। देसिल बयना जब सन मिट्ठा, ये प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? ये विद्यापति की उक्ति है। अगला है, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो इसका सही उत्तर है विद्यापति। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? विद्यापति। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो सही उत्तर है कण्हपा। कण्हपा जो थे ये सिद्ध में शामिल है, नाथ में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो सही उत्तर है गोपीचंद। अगला प्रश्न है, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? तो इनका संबंध सिद्ध काव्य से है। अगला प्रश्न देखें, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है आदिनाथ। कहीं कहीं मच्छंदर नाथ और गोरखनाथ भी माने गए हैं, लेकिन ये पीजीटी परीक्षा 2010 में इसका सही उत्तर आदिनाथ को माना गया है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु का नाम बताएं? तो सही उत्तर है मत्स्येंद्र नाथ, इन्हीं को मच्छंदर नाथ भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर है ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र, दोनों का योग। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था? तो सही उत्तर है वज्र। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? तो सही उत्तर है संध्या भाषा, इसे संध्या या संध्या भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो इसमें सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। ये कथन सत्य नहीं है। सिद्ध साहित्य जो है वो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया, तो ये कथन आपका सत्य नहीं है।